गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मेरु रज्जु तथा सुषुम्ना, और आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। नोट कर लीजिए इसे। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, यानी कि पेरिफेरल जो आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम तो आप सभी जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता है और हमारे पूर्ण शरीर में इसका जाल फैला हुआ होता है। तो लिखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की। उन तंत्रिकाओं का नाम है, उन तंत्रिकाओं का नाम है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों अथवा मेरु रज्जु से निकलती है। भागों अथवा मेरु रज्जु से निकलती है। इस तंत्र में दो प्रकार की, इस तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। पहली कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, और दूसरी रीढ़ तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी रीढ़। तो कपालीय का मतलब क्या होता है? कपाल जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? कपाल कहते हैं खोपड़ी को, ठीक है। जो खोपड़ी में क्या है, तंत्रिकाएं निकली हो, और जो रीढ़ से तंत्रिकाएं निकली हो, जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या किया है कि विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो केंद्रीय अर्थात या मेरु रज्जु से निकलती हैं, यानी कि कुछ किससे निकलती है? मस्तिष्क के, तथा कुछ मेरु रज्जु से। तो मेरु रज्जु से निकलती है तभी तो वो कहाँ पर पहुँचती हैं? मस्तिष्क में। और जब मेरु रज्जु की टूट जाती है तो क्या मस्तिष्क का संदेश पहुँचाती है? नहीं पहुँचाती है। तो क्या सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, कपालीय तंत्रिका, जिसे कहते हैं केराइनल नर्व्स। केराइनल नर्व्स, CRANIAL, क्राइनल नर्व्स, NERVES, क्राइनल नर्व्स। इसमें लिखेंगे कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क के, कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती हैं। इनके तंत्रिका तंतु, इनके तंत्रिका तंतु ज्ञानेंद्रियों, तंत्रिका तंतु ज्ञानेंद्रियों, सिर, गर्दन, सिर, गर्दन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं से जुड़े होते हैं, तथा कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं
जुड़े होते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। यानी कि खोपड़ी में अगर पूछा जाए कि कितनी संख्या होती है तंत्रिकाओं की, तो 12। तो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। ये 3 प्रकार की होती है। देखिए जो 12 है वो कितने प्रकार की हैं? 3। ये 3 प्रकार की होती हैं। रोमन में लिखेंगे संवेदी, दूसरी प्रेरक। संवेदी आपको जानते हैं कि संवेदना जब उत्पन्न हो, संवेदी, दूसरी प्रेरक, तीसरी मिश्रित। तो अब देखिए ये जो तंत्रिकाएं हैं ये क्या कर रही हैं? ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो रही हैं और संवेदनाओं को कहाँ तक पहुँचा रही हैं? मस्तिष्क तक पहुँचा रही। जो संवेदना हमारे शरीर में हो रही है उसे मस्तिष्क पहुँचा रही। अब देखिए हम जैसे खड़े हैं, अब हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो कहाँ पहुँच रहा है? मस्तिष्क में। यानी कि हमारा मस्तिष्क क्या ध्यान दे रहा है कि पैरों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, या पैरों में कोई चीज़ काट रही है, चुभ रही है, तो वो संवेदना कहाँ पहुँच रही है? मस्तिष्क में पहुँचती है। तो संवेदी और फिर प्रेरक, यानी कि हमारे अंदर प्रेरणा हो उसे देखने की, जागने की, क्या किस बात से, और फिर वह मिश्रित हो जाती है पूरे शरीर में, तो पहुँचती है। और ये क्या करती है? अपवाहक अंगों को पहुँचाती है। तो आपने ये लिखा। दूसरी लिखेंगे रीढ़ तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। दूसरी है रीढ़ तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। रीढ़ तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। देखिए स्पाइनल नर्व्स कितनी, स्पाइनल हमने कल भी आपको बताई थी, किस प्रकार से ये हड्डी होती है। जैसी देखने में कैसी लगती है? कनखजूरे की तरह। कनखजूरा देखा है, जिसे कातर भी कहते हैं। कनखजूरे की तरह ये रीढ़ की हड्डी भी दिखाई देती है। अगर रीढ़ की हड्डी को बना दिया जाए और बगल में कनखजूरा रख दिया जाए तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई देता है। तो लिखे मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी, यानी कि 31 दुगनी कितनी हो गई? 62। तो मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। ये मिश्रित होती हैं। ये मिश्रित होती हैं। ये तंत्रिका पृष्ठ मूल से बनती हैं। ये तंत्रिका पृष्ठ मूल से बनती हैं। इनमें मूल संवेदी तथा अधर मूल प्रेरक तंतुओं से बनी होती हैं। तथा अधर मूल प्रेरक तंतुओं से बनी होती हैं। ये 3 शाखाओं में बट जाती हैं। ये 3 शाखाओं में बट जाती हैं। नंबर 1 पृष्ठ शाखा, यानी कि ऊपर की ओर होती है। ठीक है, नंबर 1 पृष्ठ शाखा। नंबर 2 अधर शाखा, यानी कि नीचे की ओर। अधर माने नीचे का आधार होता है, अधर शाखा। तथा इसी से संबंधित होती है तीसरी, जिसे हम कहते हैं योजी। तीसरा है योजी तंत्रिका। योजी तंत्रिका। देखिए जो अधर शाखा होती है वह कहाँ की ओर जाती है? नीचे की ओर जाती है। तो जब ये नीचे की ओर जाती है तो नीचे की कैसी क्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक होती। पैर में आपकी ऐच्छिक क्रिया होती है कि अनैच्छिक? ऐच्छिक।
क्योंकि आपके पैर आपकी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं, कि अपने आप चलने लगते, आप बैठे हो पैर चलने लगे, आप उठ के चल दिए, होता है ऐसा? जब आप चलोगे तभी पैर चलेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि ये जो तंत्रिकाएं हैं ये नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर कैसी पेशियां हैं, ये अच्छे, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार ही चलती हैं। आप अगर उंगलियों को मोड़ना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार मुड़ती है कि अपने आप ऐसे ऐसे मुड़ने लगती, बैठे ऐसे ऐसे चल रही है, होता है? नहीं होता। लेकिन पलकें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, पलकें अपने आप झपकती रहती हैं। श्वास है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, सांस आप लेते रहते हैं, आप सोचे बस करें अब ना करें बचा के रखें, हो सकता है ऐसा? नहीं। हृदय है कि हमारा हृदय खराब हो जाएगा, ऐसे बचा के रखें, तो हृदय भी निरंतर कार्य करता रहता है, क्योंकि वह आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? अनैच्छिक है, अपने आप स्वयं। जैसे भूख लगना, आपकी इच्छा के, अगर आपकी इच्छा के अनुसार भूख लगने लगे तो वो लगेगी नहीं, आदमी कहेगा हम नहीं खा रहे 2 दिन तक, 4 दिन नहीं खाएंगे, इच्छा नहीं हो करेंगे, है ना? तो जब अनैच्छिक है, भूख प्यास लगना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक है। तो आपको क्या लिखा है? अधर ऐच्छिक पेशियों की ओर जाती है, और जो कायिक प्रेरक है जिससे कायिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो अब लिखेंगे तीसरी, तो दिया आपकी हो गई परिधीय तंत्रिका तंत्र था। अब तीसरी नई हेडिंग है जिसका नाम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये आपकी दूसरी भी, तीसरी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं, जो स्वयं से क्रिया हो, है ना? जैसे स्वापोषी परपोषी होते हैं, स्वापोषी अपने स्वयं से भोजन बनाते हैं, परपोषी दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो स्वा का मतलब क्या हो गया? स्वयं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका अपने आप स्वयं चल रही हो, जिसे चलाने के लिए आपको आदेश नहीं देना पड़ रहा हो। तो लिखें विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को उचित रूप से चलाने के लिए, क्रियाओं को उचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। यह विलग रूप से कार्य करता है, यह विलग रूप से कार्य करता है। इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक, इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक तथा तंत्रिकाएं होती हैं। अनेक तंत्रिका गुच्छक तथा तंत्रिकाएं होती हैं। ये 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला अनुकंपी, पहला है आपका अनुकंपी तंत्र, अनुकंपी तंत्र। तीसरा है परा अनुकंपी तंत्र। दूसरा है परानुकंपी तंत्र। तो ये जो दोनों तंत्र हैं ये दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं।
यानी कि एक जैसा कार्य नहीं करते, क्योंकि आप विपरीत देख रहे हैं तो विपरीत लिखा ही हुआ है। अनुकंपी परानुकंपी, यानी कि विपरीत तो वैसे ही हो गए। अब अगली लाइन से लिखो, अनुकंपी गुच्छक लड़ी के रूप में, अनुकंपी गुच्छक लड़ी के रूप में, यानी कि गुच्छा बना लेता है यह लड़ी के रूप में गर्दन के पश्च भाग तक, गर्दन के पश्च भाग तक मेरुरज्जु के दोनों ओर, पश्च भाग तक मेरुरज्जु के दोनों ओर फैले रहते हैं, दोनों ओर फैले रहते हैं तथा उपशाखाओं के द्वारा, रीढ़ तंत्रिका से, उपशाखाओं के द्वारा रीढ़ तंत्रिका से जुड़े रहते हैं, रीढ़ तंत्रिका से जुड़े रहते हैं। गुच्छकों से तंत्रिकाएं निकलकर, गुच्छकों से तंत्रिकाएं निकलकर किसी न किसी अंग में जाती हैं, किसी न किसी अंग में जाती हैं। जहाँ पर परानुकंपी गुच्छक स्थित होते हैं, जहाँ पर परानुकंपी गुच्छक स्थित होते हैं। तो ये थे आपके क्या अनुकंपी तंग और परानुकंपी तंग। हेडिंग डाल दीजिए दूसरी, अब कंप्लीट हो गया ये। हेडिंग डालो अंतर, इन दोनों में अंतर लिखो, वे इंपॉर्टेंट भी है। अनुकंपी तथा परानुकंपी में अंतर, अनुकंपी तथा परानुकंपी में अंतर। अनुकंपी तथा परानुकंपी में अंतर। एक तरफ लिख लेंगे अनुकंपी और दूसरी तरफ लिखेंगे परानुकंपी। लिखें नंबर 1, आँख की, यानी कि अनुकंपी में लिखेंगे अनुकंपी आँख की पुतली को फैलाता है। अनुकंपी तंत्र जो होता है आँख की पुतली को फैलाता है। देखिए कैसे फैलाता है। जब आप अंधेरे में जाएं, कमरे में, रात का ये कमरा हो और सब कुछ बंद कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि वहाँ पर एक वस्तु रखी है, आप उसे लेकर आए, तो जब आप कमरे में जाएंगे तो आपको कैसी आंखें को खोलना पड़ेगा, यानी कि पुतलियों को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। लेकिन एकदम से रात का अंधेरा हो और आपकी आंखों में टॉर्च मार दी जाए तो क्या होगा, पुतलियाँ एकदम से सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसे कर लेते हैं, करते हैं, क्यों? ये इन्हीं के कारण होता है, यानी कि पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना। जब अंधेरे में आप जाएंगे तो पुतलियों को क्या करेंगे, फैलाएंगे, और जब प्रकाश में आएंगे तो पुतलियाँ सिकुड़ कर अपने आप छोटी हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में भी आप जाएं और आपसे कहा जाए कि सूर्य को देखो, तो क्या आप सूर्य देख पाएंगे? नहीं, पुतलियाँ आप नहीं करेंगे, कुछ जो तंत्र है वही करेगा, यानी कि तंत्र सहने की क्षमता नहीं है तो पुतलियाँ अपने आप सिकुड़ कर छोटी हो जाएंगी। लिखिए, पहला आपने क्या लिखा, आँख की पुतली को फैलाता है अनुकंपी तंत्र, आँख की पुतली को फैलाता है। दूसरे में लिखेंगे आँख की पुतली को सिकोड़ता है, और अनुकंपी में लिखेंगे आँख की पुतली को सिकोड़ता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अश्रु ग्रंथियों से अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है।
देखिए हमारी आंख के पास अश्रु ग्रंथि होती है जिससे क्या बहते हैं आंसू, और प्रेरित कौन करता है आपकी भावनाएं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आपके अंदर वो भाव क्या हुआ व्यक्त होने लगा उल्टा सीधा, तो आपके मन से क्या होने लगी अश्रु ग्रंथि से प्रेरित कर रही है और आंसू बहने लगे। और पुरुषों में चाहे जितना जो कुछ कह दे आंसू नहीं बहते, क्योंकि उनमें परानुकंपी का जो होता है वो ज़्यादा होता है। चाहे कुछ कह दो आंसू नहीं बहेंगे, लेकिन लेडीज़ को कुछ भी कह दो आंसू बहने लगते हैं, क्यों क्या होती है उनमें अनुकंपी तंत्र होता है ना। तो दूसरा लिखेंगे अश्रु ग्रंथियों से अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है। अश्रु ग्रंथियों से अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है। श्रावण मतलब श्रावण बहना, ठीक है। और परानुकंपी में लिखेंगे अश्रु श्रावण को रोकता है, यानी कि आंख से आंसू नहीं आने देते। अश्रु श्रावण को रोकता है, ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो द्रव होता है उसके निकल जाने से आंखें का द्रव सूख जाता है और आंखों में अंधापन आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए। नंबर 3 लिखेंगे लार ग्रंथियों से लार के स्त्रवण को कम करता है। लार ग्रंथियों से लार के स्त्रावण को कम करता है। लार ग्रंथियों से लार के स्त्रावण को कम करता है। तीसरा परानुकंपी में लिखेंगे लार स्त्रावण को बढ़ाता है। लार स्त्रावण को बढ़ाता है। चौथा लिखेंगे यह श्वास दर इसी में है अनुकंपी में, यह श्वास दर हृदय दर तथा रुधिर दाब को बढ़ाता है। देखिए श्वास दर बढ़ गई, हाफी आने लगी, क्या कहा गया सांस की बीमारी है ना। जिसको सांस की बीमारी होती है वो कैसे हाँफता है, 4 कदम चलता हाँफने लगता है, देखा है, क्योंकि उसकी जो श्वास की दर है गति है, जो एक गति होनी चाहिए वो गति से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार से दूसरी हृदय की दर, हृदय किसी का क्या किसी चीज़ को देखकर कोई कार्य करके जितनी गति बढ़ जाती है, धड़कनें तेज हो गई, घबराने लगा, घबराहट हो रही, तो इसमें क्या बढ़ गया हृदय की दर, और रुधिर दर यानी कि क्या बढ़ गया बीपी। तो ये किस में हो रहा है अनुकंपी में। तो लिखो इसमें क्या लिखा आपने, ये श्वास दर हृदय दर तथा रुधिर दर को बढ़ाता है। तो इसमें यही सारी चीजें रहेंगी, इसको कम करता है, इसलिए करना कम करता है, उसमें कम करता है। अगला रोमों की पेशियों को सिकोड़कर, रोए होते हैं जो शरीर में बाल, अब रोए कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे, जैसे बाहर का वातावरण ठंडी हवा लगे या आप डर जाएं तो सारे रोम खड़े हो जाते हैं, तो ये क्रिया हो जाती है शरीर में। तो रोमों की पेशियों को सिकोड़कर रोमों को खड़ा करता है। रोमों की पेशियों को सिकोड़कर रोमों को खड़ा करता है। और परानुकंपी में लिखेंगे पेशियों को शिथिल कर रोमों को गिराता है। पेशियों को शिथिल कर रोमों को गिराता है। अगला लिखेंगे लास्ट है यकृत तथा अग्न्याशय के स्रावण को कम करता है। यकृत तथा अग्न्याशय यानी कि जो इससे एंजाइम्स निकलते हैं उनको क्या करता है, ये कम करता है। अग्न्याशय यकृत तथा अग्न्याशय के स्रावण को कम करता है। और इसमें क्या करेंगे, बढ़ाता है। जब एक चीज़ किसी में कम हो रही है तो दूसरी चीज़ किसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका ये चीज़ आज कंप्लीट हो गया, दोनों में डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका ना हो समझ में ना हो तो पूछ लीजिए।